नमस्कार। जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसका अध्याय 7 है आजीविका। तो बच्चों, हम लोग अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में यह देखते हैं कि घर का जो मुखिया होता है, जैसे हमारे पिताजी हुए, दादाजी हुए, चाचा जी हुए, वो कुछ न कुछ काम में व्यस्त रहते हैं, वह कोई न कोई काम करते हैं। यह हम अपने आस पड़ोस में भी देखते हैं कि हर घर का जो मुखिया होता है, चाहे वह उस घर का स्त्री हो या पुरुष हो, वह अपने घर को चलाने के लिए, घर की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ न कुछ काम में लगे होते हैं। जैसे हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं, कोई दर्जी है, कोई धोबी है, कोई नाई है, तो कोई किसी दफ्तर में काम करता है, कोई किसी बड़े सेठ के यहाँ नौकरी करता है। तो हर व्यक्ति किसी न किसी काम में अपने आप को लगाए हुए है और हर काम को तल्लीनता के साथ करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्या आपको पता है? वो ऐसा करते हैं अपनी आजीविका को चलाने के लिए। तो हमारे सामने यह प्रश्न आया कि आजीविका क्या है। तो बच्चों, जिस माध्यम से हम अपने घर में जो होने वाले खर्च हैं उनको चलाते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, उनका वहन करते हैं, उस माध्यम को हम लोग आजीविका कहते हैं। तो हर व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करता है और उसका यह जो कार्य है वह उसके परिवेश पे निर्भर करता है। यानी ग्रामीण शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखेंगे कि आजीविका के साधन अलग होते हैं और शहरी क्षेत्रों में आजीविका के साधन अलग होते हैं। गांव के लोग जो होते हैं वो अपने रोजगार के रूप में दूसरे प्रकार के काम धंधों को अपनाते हैं और शहरी लोग जो होते हैं वो अपने रोजगार के रूप में दूसरे काम को अपनाते हैं। तो यानी यह पूर्णतः निर्भर करता है हमारे परिवेश पे। हमारे आसपास का परिवेश जैसा होगा, हमारे कार्य, हमारे रोजगार, हमारी जो आजीविका है वो उस पर निर्भर करती है। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो परिवेश होता है वो हमारे काम धंधों को प्रभावित करता है। वहाँ के पेड़ पौधे, फसल, जीव जंतु सभी जो होते हैं उस व्यक्ति के, जो उस परिवेश में रहता है, उसके काम धंधों को प्रभावित करते हैं, उसकी आजीविका को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि शहर के लोगों के रोजगार या आजीविका के साधन क्या हैं तथा ग्रामीण लोगों के आजीविका के साधन क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गाँव के बारे में कि ग्रामीण जनता की आजीविका के साधन क्या हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत गाँवों का देश है। भारत की आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो गाँवों में निवास करती है। वैसे ही हमारा झारखंड राज्य जो है वो भी गाँव की बहुलता वाला राज्य है। झारखंड की भी आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो गाँव में रहती है, गाँव में अपने कार्य करती है। अब बच्चों, हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के क्या साधन हैं। तो बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे कोई दुकान चलाता है, कोई नाई है, कोई धोबी है, कोई कृषि कार्य करता है, कोई बागवानी करता है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो कार्य होता है वह है कृषि कार्य। यानी ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों पर निर्भर करती है, अपने आजीविका के लिए कृषि को कार्य के रूप में अपनाती है। विभिन्न प्रकार के किसान। बच्चों, भारत में जो किसान होते हैं उन सभी किसानों की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। कोई बड़े किसान होते हैं, कोई मझोले किसान होते हैं और कोई छोटे किसान होते हैं। इन किसानों का जो वर्गीकरण होता है ये इनके पास कितनी भूमि है उसके आधार पर किया जाता है। जैसे जो बड़े किसान होते हैं उनके पास 5 हेक्टेयर से भी ज़्यादा भूमि होती है और जो छोटे किसान होते हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है। और बीच में जिन किसानों के पास बीच की स्थिति होती है उन्हें हम लोग मंझोले किसान के नाम से जानते हैं।
तो इस प्रकार जमीन के आधार पर किसानों का वर्गीकरण किया गया है। ये जो बड़े किसान होते हैं वो अपनी भूमि पर खुद से खेती नहीं करते, वो अपनी भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाते हैं, खेतीहर मजदूरों को लगाते हैं, छोटे किसानों को लगाते हैं। जो छोटे किसान होते हैं वो इन बड़े किसानों के यहाँ खेती करते हैं, क्योंकि उनके पास अपने इतनी भूमि नहीं होती जिस पर वह खेती करके अपनी आजीविका को चला सके। और ये जो बड़े किसान होते हैं उन खेतीहर मजदूरों को, उन छोटे किसानों को बदले में अनाज या तो फिर नगद में रुपये देते हैं। बच्चों, इन बड़े किसानों के पास इतनी भूमि होती है कि ये खेतीहर मजदूरों को, भूमिहीन किसानों को पट्टे पर जमीन देकर खेती करवाते हैं। अब हमारे सामने एक शब्द आया कि पट्टेदारी खेती क्या होती है। तो बच्चों, पट्टेदारी खेती में जिन किसानों के पास ज़्यादा भूमि होती है, यानी जो बड़े किसान होते हैं, वो भूमिहीन किसानों को अपनी ज़मीन पट्टे पर दे देते हैं और बदले में वो भूमिहीन किसान उस पर खेती करते हैं और जो अनाज की उपज होती है या तो वो अनाज का हिस्सा लेते हैं या तो फिर नगद लेते हैं। ये तय राशि होती है जो कि पहले से ही तय कर दी जाती है कि आपको अनाज की उपज के बाद इतना हिस्सा लेना है या इतना नगद रुपया लेना है। इस तरह की खेती को हम लोग पट्टेदारी खेती कहते हैं। बच्चों, जो ये बड़े किसान होते हैं ये अनाज के रूप में चावल, गेहूं तथा चना उगाते हैं और ये कई प्रकार के वाणिज्यिक फसलों का भी उत्पादन करते हैं, जैसे कपास, गन्ना आदि। इनके पास इतनी उपज होती है कि ये अपने परिवार के भरण पोषण के अलावा भी अनाज बचा लेते हैं और इन बचे हुए अनाजों का बाजार में व्यापार करते हैं, बाजार में बेच देते हैं और इन अनाजों से मुनाफा कमाते हैं, लाभ कमाते हैं। इस प्रकार प्राप्त रुपयों से अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तथा कुछ रुपयों को भविष्य के लिए बचाकर रखते हैं, जिसका उपयोग ये अगले वर्ष कृषि के लिए आवश्यक खाद, बीज तथा कीटनाशक, दवा आदि को खरीदने एवं भविष्य की अन्य जरूरतों को पूरा करने में करते हैं। यही इनके बचत का हिस्सा होता है। कुछ बड़े किसान कृषि के अलावा कृषि पर आधारित कुछ उद्योग जैसे चावल मिल, चीनी मिल आदि भी संचालित करते हैं। ये इनकी आय के अतिरिक्त स्रोत हैं। प्रायः बड़े किसानों के पास ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसे आधुनिक कृषि उपकरण होते हैं, जिसे कभी कभी ये किराए पर भी लगाते हैं, किंतु कृषि अथवा कृषि आधारित उद्योगों के लिए इन्हें बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसे ये बैंकों से ऋण, कर्ज के रूप में प्राप्त करते हैं। इनके बच्चे प्रायः शहर के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। बच्चों, अब देखते हैं मध्यम वर्गीय किसान के बारे में। मध्यम वर्गीय किसान जो होते हैं वो प्रायः अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने खेतों पर खेती का कार्य करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि ये बड़े किसानों की तरह अपनी जमीन को पट्टे पर दे सके, इतनी ज़्यादा ज़मीन भी नहीं होती है। ये अपने परिवार के साथ अपने छोटे से ज़मीन पर कृषि कार्य करते हैं और कभी कभी मजदूरों को भी कृषि कार्य में लगाते हैं। इनके पास कम ज़मीन होने के कारण इतनी उपज नहीं हो पाती कि ये उपज से प्राप्त अनाजों को अपने परिवार को चलाने के अलावा उन्हें बाज़ारों में बेच सके। इनका ज़्यादातर जो उपज का अनाज होता है ये इनके घर के परिवार के पोषण में ही लग जाता है। ये ज़्यादातर पुरानी तकनीकों का कृषि के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे हल, बैल इत्यादि। कभी कभी ये ट्रैक्टरों को किराए पर भी ला करके कृषि का कार्य करवाते हैं या खुद से करते हैं। बच्चों, ज़्यादातर अनाजों में ये जौ, चना, गेहूं, चावल, सब्जी आदि का उत्पादन करते हैं। अब आते हैं छोटे किसानों पर। तो बच्चों, छोटे किसानों के पास भूमि कम होती है, जमीन कम होती है। इसका कारण यह होता है कि परिवार के बड़े आकार के कारण धीरे धीरे भूमि का बंटवारा होते जाता है
और बंटवारा होते होते इनके पास इतनी कम भूमि हो जाती है कि अंत में यह भूमिहीन हो जाते हैं। केवल नाम मात्र के लिए, घर बनाने के लिए ही इनके पास भूमि रह पाती है। केवल घर ही इनकी भूमि के रूप में उपयोगी होता है। फिर ये कृषि कार्य कहाँ करें? तो ये बड़े किसानों के यहाँ पट्टेदारों के रूप में पट्टेदारी खेती में अपना कार्य करते हैं और कृषि कार्य करके अपने घर को, अपने आजीविका को चलाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कभी कभी तो इनके पास कृषि कार्य नहीं होता है। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कृषि कार्य जो होता है वो वर्ष में कुछ महीने ही होता है। यह मौसम पर निर्भर करता है। सालों भर कृषि कार्य नहीं होता। तो जब कृषि कार्य नहीं होता तो ये जो छोटे किसान होते हैं, भूमिहीन किसान होते हैं, ये अपनी आजीविका को चलाने के लिए शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं, शहर की ओर जाने लगते हैं। कुछ किसानों का पलायन तो अस्थायी रूप से होता है, वो हमेशा के लिए शहर चले जाते हैं। और कुछ किसान जो होते हैं वो मौसम के अनुसार कुछ मौसम में गांव में रहकर कृषि कार्य में अपना हाथ बटाते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं, और कुछ किसान जो होते हैं वो हमेशा के लिए शहर चले जाते हैं। तो शहरों में इनका पलायन हो जाता है। इनके बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर गांव के विद्यालयों में पढ़ते हैं और बीमार होने पर गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इनका उपचार भी होता है। बच्चों, हमारा देश विकास के पथ पे अग्रसर है, फिर भी किसानों की स्थिति दयनीय ही है। आज भी हमारे देशों में जो कृषि कार्य है वो वर्षा पर निर्भर करता है, मॉनसून पर निर्भर करता है। जो बड़े किसान होते हैं उनके पास चूँकि पैसे ज़्यादा होते हैं, उन्हें कम खर्च में ज़्यादा लागत मिलती है, तो वो अपने रुपये पैसे से कई तरह के सिंचाई के साधन को अपना सकते हैं। जैसे वो बिजली से प्रयोग किए जाने वाले पंप का प्रयोग करते हैं, डीजल से प्रयोग किए जाने वाले पंप का प्रयोग करते हैं और उनसे अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, कुआं का प्रयोग करते हैं, तालाब का प्रयोग करते हैं, नहरों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो छोटे तथा मंझोले किसान होते हैं वो अपने खेतों में सिंचाई के लिए पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर करते हैं। यानी जब बारिश होती है तो फसल अच्छी होती है और जिस वर्ष बारिश अच्छी नहीं होती उस वर्ष उनकी फसल भी अच्छी नहीं हो पाती है। तो इसलिए उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चों, गांव में रहने वाले लोगों में खेतीहर मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है। यानी गांव में जो लोग कृषि कार्यों में लगे हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो खेतीहर मजदूरों की संख्या है। खेतीहर मजदूर कौन है? वैसे लोग जो खेतों में कार्य करते हैं। खेतों में कई प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे बुआई, निराई, कटाई, खेतों को समतल बनाना, नहरों के पानियों को खेतों तक लाने का कार्य। इस तरह के बहुत सारे कार्य होते हैं, कृषि कार्य होते हैं जो कि खेतों के उपज को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। तो इस प्रकार बड़े जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में खेतीहर मजदूरों को कार्य पर लगाते हैं। और ये खेतीहर मजदूर जो होते हैं वो गांव में प्रायः कच्चे मकानों में रहा करते हैं। इनके पास अपनी खेती नहीं होती है, अपनी ज़मीन नहीं होती है। ये बड़े किसानों के यहाँ कार्य करते हैं, बड़े किसानों के खेतों पर कार्य करते हैं। ये कच्चे मकानों में रहते हैं, इनके पास पक्के मकान नहीं होते हैं। ये अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से बड़े किसानों के ऊपर निर्भर करते हैं, उनके यहाँ रोजगार प्राप्त करते हैं। और जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि गाँवों में वर्ष भर कृषि का कार्य नहीं होता, अनाज उपजाने का कार्य नहीं होता, क्योंकि यह कार्य मॉनसून के अनुसार होता है, मौसम के अनुसार होता है। तो जब कृषि कार्य नहीं होता तो ये जो खेतीहर मजदूर होते हैं ये अगल बगल के गाँव में जो ईंट के भट्टे लगते हैं उनमें कार्य करने अपने परिवार के सहित चले जाते हैं और वहाँ अपने रोजगार की तलाश करते हैं। इस तरह से अपनी आजीविका को चलाते हैं। ग्रामीण समुदाय के पेशेवर सदस्य। प्रायः हर गांव में आपको ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिनके सदस्य खास तरह के ही काम करते हैं। कुछ खेती में काम आने वाले लोहे के औजार जैसे हंसुआ, खुरपी, कुदाल एवं कुल्हाड़ी आदि बनाते हैं।
वहीं कुछ मिट्टी के बर्तन जैसे घड़ा, गिलास, सुराही, दीपक आदि। प्राचीन काल में ये समुदाय किसानों को इन वस्तुओं की पूर्ति करते थे तथा बदले में इन्हें अनाज मिलता था। इनके अलावा कुछ परिवार के लोग लकड़ियों के काम में पारंगत होते हैं। ये लकड़ी से फर्नीचर, दरवाजा तथा खिड़की आदि बनाते हैं। वहीं कुछ परिवार के लोग गांव के अन्य लोगों के बाल दाढ़ी बनाने के काम करते हैं तथा कुछ परिवार के लोग कपड़ा धोने एवं इस्त्री करने का काम करते हैं। चूँकि गांव में इन लोगों को पर्याप्त आय नहीं हो पाती है, जिस कारण शहरों या कस्बों में सैलूनों, ड्राई क्लीनर तथा फर्नीचर बनाने के कारखानों में काम करते हैं। कुछ का शहरों में अपनी परंपरागत दुकानें भी हैं। गांव के दुकानदार। बच्चों, आपको प्रायः हर गांव में छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी। इन दुकानों में घर की आवश्यकता की चीज़ें मिलती हैं, जैसे चावल, दाल, हल्दी, तेल, साबुन, सर्फ इत्यादि। आजकल हर गांव के हर घर में आपको 2-3 चीज़ें आवश्यक रूप से देखने को मिल जाएंगी, जैसे मोटरसाइकिल, मोबाइल, टेलीविज़न इत्यादि। तो चूँकि ये चीज़ें हमारे हर घर में हैं, इसलिए इनकी मरम्मत की दुकानें भी हमें गाँव में प्रायः देखने को मिलती हैं। केस अध्ययन। नेतरहाट गांव के लोगों की आजीविकाएं। झारखंड के लातेहार जिला के महुआडांड़ प्रखंड में एक गांव है नेतरहाट। यह चारों ओर पहाड़ियों एवं जंगलों से घिरा हुआ प्रकृति की गोद में बसा है। इसे झारखंड का कश्मीर, छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। यहाँ राज्य का प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान नेतरहाट आवासीय विद्यालय अवस्थित है। यहाँ के लोगों की प्रमुख आजीविका कृषि एवं पशुपालन है। यहाँ अनाज, चावल, गेहूँ, मकई तथा महुआ, दलहन, अरहर, उड़द आदि एवं तिलहन, तिल, अलसी, सोयाबीन आदि के फसलों को उगाया जाता है। यहाँ के किसान सब्जियों की भी खेती करते हैं। खास बात यह है कि यहाँ बरसाती आलू उगाया जाता है। बागवानी पर भी कुछ लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए निर्भर हैं। यहाँ नाशपाती के कई बागान हैं। यहाँ की नाशपातियाँ शहरों में बेची जाती है। इसके अलावा आम के भी कुछ बागान मिलते हैं। खेती के अलावा यहाँ के लोग बकरी पालन, मधुमक्खी पालन एवं मुर्गी पालन जैसे कार्यों में भी संलग्न हैं। यहाँ बांस की टोकरी, मिट्टी के बर्तन बनाने आदि के कार्य भी होते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं की अनेक छोटी एवं मंझौली किस्मों की दुकानें यहाँ हैं, जहाँ दैनिक जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं एवं कृषि कार्य में प्रयुक्त वस्तुएं तथा भवन निर्माण सामग्री बिकती है। नेतरहाट में शिक्षक, नर्स, नाई, बढ़ई, साइकिल मरम्मत करने वाले और लोहार आदि अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ लोग खेतीहर मजदूर भी हैं, जो गांव के बड़े किसानों के खेतों में काम करते हैं, लेकिन वर्ष भर काम नहीं मिलने के कारण पास के शहर में जाकर मजदूरी एवं छोटे बड़े वाहन चलाने का काम करते हैं। गांव के कुछ लोग पास के बॉक्साइट खदान, बिमरला, कुंजाम पाट, चौड़ा पाट में खनन मजदूर के रूप में काम करते हैं। नेतरहाट गांव के कुछ भूमिहीन लोग वन्य उत्पादों जैसे जलावन की लकड़ी, चारा, दातून, पत्ते तथा जड़ी बूटी आदि पर अपनी जीविकोपार्जन के लिए निर्भर हैं। वहीं कुछ लोग वन तुलसी के बीजों को एकत्र कर बाजार में बेचते हैं। बच्चों, ये है नेतरहाट आवासीय विद्यालय। इस विद्यालय की स्थापना नवंबर 1954 ईस्वी में हुई। यहाँ 10 से 12 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन जांच परीक्षा के आधार पर होता है। इस विद्यालय में 10+2 स्तर की पढ़ाई होती है। शिक्षा का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी है। इस विद्यालय ने देश को कई उच्चाधिकारी प्रदान किए हैं। तो इस प्रकार बच्चों, हम लोगों ने अध्याय 7 के इस भाग में देखा कि हमारा देश किस तरह गाँवों का देश है। गाँव के जो लोग हैं
वो अपने आजीविका के लिए कैसे कृषि पर तथा अन्य कार्यों पर निर्भर हैं तथा हमारे गांव में कितने प्रकार के किसान निवास करते हैं, कैसे खेतीहर मजदूर अपने जीवन का यापन करते हैं और कैसे और भी कई जो अन्य कार्य हैं जो कृषि के अलावा हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के द्वारा किए जाते हैं। अब इस अध्याय के अगले भाग में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।